जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वाले। साथियों, आज हमारी पॉलिटी की क्लास नंबर 34 है और आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है संघ एवं राज्यों के संबंध। संघ एवं राज्यों के संबंध के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी एग्जाम्स के लिए इस क्लास को ले सकते हैं और अपने हैंड राइटिंग नोट्स बना सकते हैं। तो ये क्लास आप सभी जानते हैं कि पॉलिटी आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और पॉलिटी से क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में बनते ही बनते हैं। अच्छी खासी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, तो आप सभी एग्जाम्स के लिए इस क्लास को ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। तो शुरू कर लेते हैं हम लोग संघ और राज्यों के बीच के संबंध के बारे में। आज की हमारी क्लास रहने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं संघीय व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था। दो तरह की व्यवस्था है। तो पूछ लेगा आपसे संघीय व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है या फिर संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए, संघीय व्यवस्था को इंग्लिश में कहते हैं फेडरल सिस्टम। इसको लिया गया है कनाडा के संविधान से। कहां से आप बता देंगे? कनाडा से। क्लियर। इसके बाद आपका संसदीय व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका है ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन के संविधान से। क्लियर। दोनों आपको चीजें क्लियर हुई। संघीय व्यवस्था को कनाडा से और संसदीय व्यवस्था को यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को कहां से लिया गया है? आपका ब्रिटेन से लिया गया है। क्लियर। अब आ जाइए अपने टॉपिक पर, संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध। इनको हम लोग 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। संघ एवं राज्यों के मध्य जो संबंध है इसको 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं? आपके विधायी संबंध है, प्रशासनिक संबंध है और आपका वित्तीय संबंध है। विधायी संबंध को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? विधायी संबंध को लेजिस्लेटिव रिलेशन कहेंगे। प्रशासनिक संबंध को क्या कहेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। वित्तीय संबंध को फाइनेंशियल रिलेशन। तो ये तीनों भागों में बांट करके पढ़ेंगे हम लोग संघ एवं राज्यों के संबंध को। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए विधायी संबंध यानी कि आपका लेजिस्लेटिव रिलेशन। इसका बात करें हम लोग कि इसका उल्लेख संविधान में कहां पर है, कौन सा भाग है और कौन सा अनुच्छेद है। तो इसका भाग आपका हो जाएगा 11। क्या भाग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11 और अनुच्छेद आपका हो जाएगा अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक। क्लियर। विधायी संबंध का भाग 11, अनुच्छेद 245 से 256। देखिए, हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ेंगे। सारे आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सारे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। वही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जहां से बनते हैं। क्लियर। तो विधायी संबंध का भाग पूछा जाएगा 11 हो जाएगा। आर्टिकल पूछा जाएगा आर्टिकल 245 से लेकर के 255 तक। ठीक। अब देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आर्टिकल आपका अनुच्छेद 245 और 246 में क्या लिखा हुआ है? तो देखिए 245 और 46 में है केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण। केंद्र और राज्य यानी कि स्टेट और यूनियन और स्टेट के मध्य जो भी विधायी शक्तियां हैं यानी कि लेजिस्लेटिव पावर है उनका जो है वितरण। कौन सी शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी विधायी शक्तियां और कौन सी विधायी शक्तियां हैं जो राज्य के पास रहेंगी, इसका वितरण है आपका, इसका बंटवारा किया जाएगा आपका आर्टिकल 245 और 246 के माध्यम से। क्लियर। इसके बाद अनुच्छेद 248 देखिए। 248 में क्या है? 248 में है अवशिष्ट विधायी शक्तियां। क्या? 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियां। क्लियर। 249 में क्या है? 249 में है यदि राष्ट्रीय महत्व के विषय पर जो राज्य सूची में दिया हो।
कोई ऐसा विषय, आपको सभी को पता है कि 3 सूची हमारे पास है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, है ना। तो ऐसा कोई यदि विषय है, राष्ट्रीय महत्व के लिए कोई ऐसा विषय है जो राज्य सूची में दिया हो, उसके लिए संसद कानून बना सकती है। समझ रहे हैं बात को? राष्ट्रीय महत्व के लिए कोई ऐसा विषय जो राज्य सूची में दिया हुआ है, उस पर संसद कानून बना सकती है, ऐसा आर्टिकल 249 में लिखा है। क्लियर? वैसे आपने क्या पढ़ा है कि राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर कानून राज्य बनाता है, लेकिन राष्ट्रीय महत्व का अगर कोई विषय है और राज्य सूची में है तो उस पर संसद कानून बना सकती है, ऐसा आर्टिकल आपका 249 में दिया हुआ है। क्लियर? बात समझ में आई? ओके, आगे आ जाइए। नंबर 2 पर हम लोग पढ़ेंगे प्रशासनिक संबंध। विधायी संबंध पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रशासनिक संबंध यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। प्रशासनिक संबंध, इनका उल्लेख संविधान में कहाँ है बताएंगे आप लोग। इसका भी भाग 11 हो जाएगा। संविधान यहाँ 245 से 255 तक है, तो अगला संविधान यहाँ 256 से शुरू हो जाएगा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं रिलेट करके। तो भाग आपका 11 हो जाएगा, भाग 11, और अनुच्छेद जो है आपका 256 से लेकर के 263। क्लियर? भाग 11 हो जाएगा और अनुच्छेद 256 से लेकर के 263 तक हो जाएंगे। क्लियर? अब इसके इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल हैं, ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है दोनों ही, ये भी और ये भी। ये दोनों ही आर्टिकल जो है आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए अनुच्छेद 262 के तहत क्या है, जल संबंधी विवादों का निपटारा। आर्टिकल 262 में कहा गया है भाई जो जल संबंधी विवाद है उनका निपटारा किसके माध्यम से होगा, प्रशासनिक संबंध के माध्यम से होगा। आर्टिकल 262 के तहत जल संबंधी यानी कि पानी से संबंधित जो भी विवाद होंगे उनका निपटारा आर्टिकल 262 के तहत किया जाएगा। क्लियर? आर्टिकल 263 में क्या दिया है, आर्टिकल 263 में है एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन होगा। अंतरराज्यीय यानी कि स्टेट है ना, एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन होगा और ये जो परिषद है ये सलाहकार परिषद होगी, यानी कि सलाह देने के लिए ये परिषद बनाई जाएगी। क्लियर? ये सलाहकार परिषद होगी और इस परिषद का जो अध्यक्ष होगा, जो हेड होगा, वो होंगे आपकी प्रधानमंत्री। बात करें कि इस परिषद की जो प्रथम बैठक थी वो कब हुई थी, तो इस परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 में हुई थी और उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह थे, यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। क्लियर? समझ में आया? आर्टिकल 263 में क्या है कि एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन होगा और ये परिषद कैसी होगी, ये परिषद सलाहकार परिषद होगी और इसके जो अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री जी होंगे, हेड होंगे प्रधानमंत्री जी होंगे। पहली बैठक कब हुई थी, 10 अक्टूबर 1990 में। अध्यक्ष कौन थे उस टाइम, जो प्रधानमंत्री थे आपके वीपी सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। क्लियर? समझ में आया? अब आ जाइए नंबर 3 वित्तीय संबंध यानी कि फाइनेंशियल रिलेशन। अब इसका उल्लेख संविधान में कहां पर है, देखिए ये दोनों आपका भाग 11, लेकिन यहां पर आपका भाग चेंज हो जाएगा, भाग हो जाएगा आपका 12। भाग जो हो जाएगा आपका यहाँ पर भाग हो जाएगा 12 और अनुच्छेद जो आपके हो जाएंगे, अनुच्छेद 263 तक यहाँ पर है, तो 264 से आपका 264 से 293 यहाँ आपके अनुच्छेद हो जाएंगे। अब वित्तीय संबंध का एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो कि आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा और बार बार पढ़ते हैं और क्वेश्चन भी यहाँ से बार बार पढ़ते हैं। कौन सा? आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 में क्या है, वित्त आयोग का गठन।
पढ़ा है आप लोगों ने, बिल्कुल पढ़ा है कि आर्टिकल 280 में भाई वित्त आयोग के बारे में बात की गई है। देखिए आर्टिकल 280 वित्त आयोग का गठन होगा, गठन करेगा कौन, तो प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाएगा। देखिए राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और इस वित्त आयोग में होगा कौन, तो इसमें एक अध्यक्ष होंगे और 4 जो हैं अन्य सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष होंगे वित्त आयोग के और 4 अन्य सदस्य होंगे। अब ये अध्यक्ष कैसे व्यक्ति को बनाया जाएगा, कौन बनेगा वित्त आयोग का अध्यक्ष, तो देखिए ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा जो सार्वजनिक मामलों का ज्ञाता हो, जिसे सार्वजनिक मामलों के बारे में अच्छी खासी जानकारी हो, सार्वजनिक मामलों का ज्ञाता हो, उसी व्यक्ति को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा। क्लियर। अब आप कहेंगे मैडम जी मुझे तो ये बता दीजिए प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, पहला वित्त आयोग कब बना था, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए प्रथम जो वित्त आयोग था ये 1951 में इसका गठन होता है और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, आपके एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है और हम भी आप लोगों से कई बार शाम 9:30 बजे वाली लाइव क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, केसी नियोगी जी। कौन थे, केसी नियोगी। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो वर्तमान में आपका 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जो कि आपका कब से है, समय इसका 2020 से लेकर के 2025 तक रहने वाला है। वर्तमान में जो 15वां वित्त आयोग चल रहा है इसका समय 2020 से लेकर 2025 तक रहने वाला है और इसके जो अध्यक्ष है कौन है, वो है आपके एन.के. सिंह। एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। आपसे पूछ लेगा 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, या फिर इस तरह से पूछ लेगा कि वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह ने किनके स्थान पर पद धारण किया है, यानी कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके वाई.वी. रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी, 15वें के एन.के. सिंह और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। तीनों नाम याद रखेंगे, तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, तीनों नामों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई, बताइए सारी चीजें क्लियर हो गई। इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी पे पेन से नोट कर लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए फटाफट से। इसके बाद हम लोग कुछ समितियां भी पढ़ लेते हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग समितियों के बारे में भी देख लेते हैं। तो साथियों अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट समितियां भी पढ़ लेते हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इन समितियों से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो चलिए हम लोग समितियों को पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे शीतल बाढ़ समिति। कौन सी, शीतल बाढ़ समिति। इसका एक और भी नाम है, क्या नाम है, इसे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग भी कहा जाता है। सुधार आयोग भी कहा जाता है। ठीक, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग भी कहा जाता है। बात करें कि ये आयोग कब से कब तक रहा है, तो ये आयोग आपका 1966 से लेकर 1969 तक रहा है। कब से कब तक, 1966 से 1969 तक रहा। 1966 से 1969 तक रहा। क्लियर पॉइंट। शीतल बाढ़ समिति का दूसरा नाम क्या है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। इसका टाइम 1966 से लेके 1969 तक। इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष थे एम.सी. शीतलवाड़। एम.सी. शीतलवाड़ का अगर पूरा नाम पूछ लिया जाए तो आप बता देंगे क्या, मोतीलाल चिमनलाल।
चिमनलाल और शीतलवाड़। क्लियर? ये इनका पूरा नाम है एमसी शीतलवाड़ का। राइट। आगे आपसे पूछेगा सिफारिश। इनकी सिफारिश क्या थी? शीतलवाड़ आयोग की सिफारिश क्या थी? तो इसकी सिफारिश थी कि संविधान में संशोधन किए बिना राज्यों को और अधिकार या स्वतंत्रता देना। इनकी सिफारिश थी कि भाई संविधान में संशोधन ना किया जाए, संविधान में संशोधन के बिना ही राज्यों को और ज्यादा अधिकार दिए जाएं और स्वतंत्रता दी जाए। ये इनकी सिफारिश रही है। क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है कि संविधान में संशोधन किए बिना राज्यों को और अधिक अधिकार और स्वतंत्रता देना किस समिति की सिफारिश थी? ऑप्शन दे देगा आपको, शीतलवाड़ समिति, सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप बता दोगे हमने पढ़ा है शीतलवाड़ समिति। क्लियर? शीतलवाड़ समिति क्लियर हुई। आगे हम लोग पढ़ेंगे राजमन्नार समिति। अब राजमन्नार समिति का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था 22 सितंबर 1969। 22 सितंबर 1969 को इसका आपका गठन होता है। किसके द्वारा होता है? तो इसका जो गठन होता है ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा, तमिलनाडु सरकार द्वारा इस समिति का गठन होता है, सरकार द्वारा। क्लियर? राजमन्नार समिति का। इसके अध्यक्ष कौन थे? भाई राजमन्नार समिति के अध्यक्ष भी तो पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे। कौन थे? ये थे आपके पीवी मन्नार, पीवी राजमन्नार। देखिए, इन समितियों के अध्यक्ष से एक चीज तो आप समझ सकते हैं कि जो भी समितियां हैं, जो इनके अध्यक्ष होते हैं, ज्यादातर अध्यक्ष के नाम पर ही समिति का नाम होता है। तो अगर ऑप्शन में आपको ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं कि बाकी 3 अलग हो और एक समिति से मिलता जुलता नाम हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये ही इनके अध्यक्ष हैं। ये होता है स्मार्ट स्टडी। ठीक है? तो अध्यक्ष इनके कौन थे? पीवी मन्नार। क्लियर? अब इसकी सिफारिश क्या थी? देखिए, इस समिति की सिफारिश थी, इसकी सिफारिश ये तो थी ही, इसके साथ ही साथ इसकी ये भी सिफारिश थी कि अवशिष्ट विषयों को समाप्त किया जाए या राज्यों को सौंप दिया जाए। जो भी आपके अवशिष्ट विषय हैं उनको या तो समाप्त कर दिया जाए या फिर आपका कहां पर जोड़ दिया जाए, राज्यों को सौंप दिया जाए, या समाप्त किया जाए या फिर राज्यों को सौंप दिया जाए। इसके बाद ये तो इनकी पहली सिफारिश थी। दूसरी सिफारिश थी क्या इनकी? अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाए। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई या फिर किस समिति के द्वारा की गई। अगर आपने पढ़ा रहा होगा तो आप आंसर कर पाएंगे, नहीं पढ़ रहा होगा तो आंसर नहीं कर पाएंगे। ये जितनी भी समितियां हैं कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ी होंगी, इनका नाम सुना होगा, और नहीं सुना है तो आज आपके सामने है, नाम भी सुन लीजिए, नोट भी कर लीजिए और अच्छे से याद भी कर लीजिए। तो ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की जो सिफारिश है किस समिति की है? तो भाई है आपकी राजमन्नार समिति की। क्लियर? इसके बाद पुंछी आयोग आपसे पूछ लेगा कि बताइए भाई पुंछी आयोग का गठन कब हुआ या फिर ये कब बनाया गया? तो 27 अप्रैल 2027 में पुंछी आयोग बनाया गया और इसने अपनी रिपोर्ट पेश की 21 मार्च 2010 को। कब? पुंछी आयोग 2007 में बनाया गया, 27 अप्रैल 2007 में, और इसने अपनी रिपोर्ट पेश की कब? 21 मार्च 2010 को। और इसकी सिफारिश क्या थी कि भाई राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, भाई राज्यों में जो राज्यपाल बनाए जाते हैं ऐसे व्यक्तियों को राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाए जिसका संबंध, जिन व्यक्तियों का संबंध क्षेत्रीय दलों से ना हो। जो आपकी क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, क्षेत्रीय दल होते हैं,
उनसे उस व्यक्ति का संबंध ना हो जो राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। ये सिफारिश थी आपकी पुंछी आयोग की। क्लियर? देखिए, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति ऐसे व्यक्ति की जाए जिसका संबंध क्षेत्रीय दलों से ना हो। क्लियर? पुंछी आयोग समझ गए। इसके बाद इंपॉर्टेंट समिति सरकारिया आयोग, जो कि आपने कई बार पढ़ा है और यहाँ से क्वेश्चंस भी आपने सुने होंगे बहुत सारे। आप सरकारिया आयोग आप पढ़ते रहते हैं, सबको पता है ना। तो इसका गठन कब हुआ था? 1983 में हुआ था। कब हुआ था? 1983 में। बात करें इसके अध्यक्ष की, तो इसके जो अध्यक्ष हैं RS सरकारिया, पूरा नाम पूछेगा आपसे, रणवीर सिंह, पूरा नाम है इनका रणवीर सिंह सरकारिया। क्लियर? रिपोर्ट कब की? रिपोर्ट कब पेश की? तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1987 में। 1987 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की। सदस्य इस आयोग के कौन थे? तो एक थे आपके शिवचरण, एक सदस्य का नाम शिवचरण था। दूसरे थे आपके SR सेन। ये आपसे पूछ लेगा कि बताइए भाई, जो ऑप्शन दे देगा 4, 2 नाम ये दे देगा और इस ऑप्शन ए में शिवचरण, ऑप्शन बी में SR सेन, ऑप्शन सी में A B दोनों, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो आपके ये दोनों ही सदस्य सरकारिया आयोग के सदस्य रहे हैं। क्लियर? सिफारिश क्या थी इस आयोग की? इसकी सिफारिश थी कि देश की एकता एवं अखंडता बनाए रखने के लिए केंद्र मजबूत हो। ऐसा केंद्र बनाया जाए, ऐसी चीजें आपकी इस्टेब्लिश हों जिससे कि देश की एकता और अखंडता बनी रहे, के लिए केंद्र मजबूत हो। ये इनकी सिफारिश थी सरकारिया आयोग की। क्लियर? आगे हम लोग पढ़ लेते हैं वेंकटचलैया आयोग। वेंकटचलैया आयोग का गठन की बात करें कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था आपका 23 फरवरी 2000 को। और इसके जो अध्यक्ष थे वो भारत के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। कौन? MN वेंकटचलैया। ये भारत के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। इसकी सिफारिश क्या थी? इस आयोग की सिफारिश क्या थी? तो इस आयोग की सिफारिश थी कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक समिति बनाई जाए। जो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होती है उसके लिए एक समिति बनाई जाए और उस समिति में कौन कौन व्यक्ति हों? प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, लोकसभा की अध्यक्ष हो और उपराष्ट्रपति की सिफारिश पर राज्यपाल की नियुक्ति हो। एक समिति बननी चाहिए और उस समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति की सिफारिश पर जो है राज्यपाल की नियुक्ति होनी चाहिए। ये सिफारिश थी आपकी वेंकटचलैया आयोग की। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये जो समितियां हम लोगों ने पढ़ी हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अच्छे से आप लोगों ने अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे और संघ और राज्यों के बीच जो संबंध स्थापित हैं वो भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई हो तो क्लास को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।